Hello guys, in this lecture we are going to discuss chapter or we can say unit 6 money and banking. ठीक है, तो इधर इसमें दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 मनी एंड चैप्टर 2 बैंकिंग. ठीक है, तो ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम मनी एंड बैंकिंग है, एंड चैप्टर 5 है जिसका नाम मनी है, और चैप्टर 6 है जिसका नाम बैंकिंग है जिसमें कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स आएंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनी से कि मनी होता क्या है, मनी के सारे टर्म्स रिलेटेड, उसके फंक्शन, फीचर्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट मनी टुडे. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बैंकिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला कंसेप्ट होता है बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज. ठीक है, तो पुराने ज़माने में जब हम बात करते हैं अपने ओल्ड एरा की, ठीक है, वहाँ पर बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज का प्रोसेस होया करता था. आप सब इसी एक्सचेंज प्रोसेस से फेमिलियर होंगे. मैं आपको फिर भी बता दूँ कि होता क्या था. देखो, मैं हूँ जैसे एक बंदी, उसके पास वीट है बहुत सारी. मैं एक फार्मर हूँ, मैंने वीट उगाई, मेरी ज़मीन पे मैं वीट उगाती हूँ. और लेकिन मेरे को आज शूज़ की नीड है मेरे बेटे के लिए, तो मैं जाती हूँ एक शूज़ वाले के, उससे पूछती हूँ अगर तुझे वीट चाहिए तो तू मेरे से वीट ले ले और मुझे उसके बदले में एक पेयर ऑफ शूज़ दे दे. ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ को, गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे. जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब कि एक गुड दे के दूसरा गुड लेना, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज. ठीक है, ये पुराने ज़माने में हुआ करता था. ठीक है, स्टार्टिंग में हिस्ट्री में चले जाए बहुत तो वहाँ जाके आपको पता लगेगा ऐसे बार्टर सिस्टम होता था. ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस और वांट्स होनी चाहिए तभी ये सक्सेसफुल होगा सिस्टम, वरना नहीं हो पाता. डबल कोइंसिडेंस और वांट्स का ये मतलब होता है कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स. कि इसका ये मतलब है, एग्जैक्ट मतलब ये है कि म्यूचुअल वांट्स होनी चाहिए. अब म्यूचुअल वांट्स नहीं होगी तो तुम काम नहीं कर पाओ. अगर मेरे पास वीट और मेरे को शूज़ चाहिए तो जो शूज़ दे रहा है उसको वीट भी लेनी होगी. अगर उसको वीट की ज़रूरत है तभी तो वो शूज़ देगा. ठीक है, अगर मेरे पास वीट है और शूज़ वाले को वीट की ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा एक्सचेंज, वो फेल हो जाएगा, वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो ये डबल कोइंसिडेंट वांट्स है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वांट्स होनी चाहिए कि एक चीज़ ये हम जो दे रहे हो उस सामने वाले को नीड हो, सामने वाला हमें जो दे रहा है हमें उस चीज़ की नीड हो, हमें उस चीज़ की वांट हो. तो ये बायर और सेलर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट होना चाहिए इन वांट्स का. तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर एक्सचेंज होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी ये. लेकिन पुराने ज़माने में ज़्यादा था, आज के ज़माने में बहुत 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 कम देखने को मिलेगा. कहीं गांव में जाके कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वैसे नहीं मिलेगा. ठीक है, समझ आई. लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया और फिर मनी आ गया. ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन इसकी यही थी कि डबल कोइंसिडेंट वांट्स हो ही नहीं पाती थी, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते. ये डिफ़िकल्ट होता था कि स्टोर करना एक वेल्थ की फॉर्म में, इसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम रख लें. नहीं, ख़राब भी हो जाती थी कई बार, क्वालिटी ख़राब हो जाती, कुछ ख़राब, इस कॉमन वैल्यू मेज़र नहीं हो पाता था. जो हमारा कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू है वो हम नहीं कर सकते. ऑल कमोडिटीज़ की इक्वल वैल्यू नहीं होती, कोई महंगी है, कोई सस्ती है, किसी को क्या चाहिए, किसी को. तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिस्टम नहीं चल पाया. तो इसकी वजह से क्या सिस्टम आ गया, मनी का सिस्टम आ गया मनी. कि मनी क्या होता है, मनी आ गया, हम उसको यूज़ करने लगे एक दूसरे चीज़ों को ख़रीदने के लिए. ठीक है, तो मनी होता क्या, मनी इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड. वो चीज़ जो जनरली वर्ल्ड में एक्सेप्ट होती है बाय द पीपल को उनको एक्सेप्ट करना होता है. इट इज़ एक्सेप्टेड, वो कोई ऐसी चीज़ है जो पीपल एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज मेज़र ऑफ वैल्यू. कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, वैल्यू के में, कि यही वैल्यू है इस चीज़ की, इसको इतने में लेंगे. स्टोर ऑफ वैल्यू कि इसको हम स्टोर करके रख सकते फ्यूचर नीड्स के लिए. एंड द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, उसको एक डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट्स की फॉर्म में भी हम रख सकते हैं. ठीक है, तो इतनी बात समझ आई कि मनी होता क्या है. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हम एक्सेप्ट करते हैं पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. इन चारों के टर्म्स को मैं आगे डिफ़ाइन करूँगी. अभी आपको इतनी बात समझ आई. अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, एक प्रोफेसर वॉकर थे जिन्होंने मनी को डिफ़ाइन करा. मनी को क्या कहा, मनी इज़ व्हाट द मनी डज. मनी वही है जो मनी करता है. समझ आया, तो मनी जो करता है मनी वही है. समझ आई ये बात उनकी. ठीक है, तो और
डिस्क्राइब करते हैं मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है। तो मनी सप्लाई वो टोटल स्टॉक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी की हेल्ड बाय पब्लिक, कि डिफरेंट फॉर्म्स में मनी है, ठीक है। जो डिफरेंट फॉर्म्स में उसका जो टोटल, हम जब उसको कंपाइल करने बैठेंगे, स्टॉक बनाएंगे ना, टोटल किसके पास होना चाहिए, वो पब्लिक के पास जो होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टोटल स्टॉक ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास होता है। मतलब कि जो बना नहीं रहे मनी को, जो यूज़ करने वाले लोग हैं, पब्लिक कौन होती है, जो मनी को यूज़ कर रही है इस फॉर्म में। तो टोटल स्टॉक ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी आएगा, जो हेल्ड बाय पब्लिक होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है इन अ इकोनॉमी। मतलब टोटल स्टॉक जितना हमारे पास टोटल पैसा पड़ा है डिफरेंट फॉर्म्स में हेल्ड बाय द पब्लिक, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। बात आई समझ अच्छे से। अब ये देखो फंक्शंस ऑफ मनी। अब मैंने बात करी थी, डेफिनेशन समझाई, तो यही इसके फंक्शन है, फंक्शन 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 फंक्शंस हैं मनी के, इनको बस कैटेगराइज करा है कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन वो होते हैं जो मेन और बेसिक फंक्शंस होते ही होते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन वो होते हैं जो सब्सिडरी फंक्शन कह लो या डेरिवेटिव फंक्शन कह लो, साइड के लिए साइड फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन जो होता है पहला कि वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो मीडियम ऑफ वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्सचेंज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, सारी ट्रांजैक्शन के लिए। हमने कोई चीज़ खरीदी, हमें उसका पैसा देना है, हम ट्रांजैक्शंस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारी ट्रांजैक्शन है, इसके लिए बदले हमने उनको पैसे दिए, दैट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करते हैं, बदला लेते हैं, ठीक है। मेज़र ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, तो मेज़र ऑफ वैल्यू इज़ ए कॉमन डिनोमिनेशन इन दी वैल्यू, मतलब कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस, मतलब कि इसी फॉर्म से हम किसी चीज़ को ख़रीद सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं उसकी वैल्यू टू अ सिंगल यूनिट दैट इज़ प्राइस पे। उसको वेरी इजी हो जाएगा एक्सचेंज करने में, रेशियोज़ को कंपेयर करने में, प्राइजेस को। तो मनी जो हेल्प करता है कैलकुलेट करने में रिलेटिव प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं बता सकते अगर हमारा पैसा ना, हमें बताना कि ये फ़ोन कितने का है, इसकी वैल्यू बतानी, तो इसकी वैल्यू हम रुपीज़ में बताएंगे, मनी में बताएंगे। तो इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेशन टू मेज़र दी वैल्यू, कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बताने के लिए कॉमन क्राइटेरिया है, इससे हम बता सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि वो एक स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है मनी फॉर दी पेमेंट्स। हम जब पेमेंट्स करते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, इतनी सारी ट्रांजैक्शन रोज़ हो रही है, मनी इनकरेज करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को होने में, हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी की हेल्प करता है। तो मनी एक ऐसा स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स का जो सिंप्लीफाई करता है बोरिंग एंड लेंडिंग। इससे मनी से हम इजीली बोरो कर सकते हैं, मनी को इजीली लेंड कर सकते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन होती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स के लिए इसको हेल्प करा जाता है, हेल्प ली जाती है, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है मनी को। और इसका सेकेंडरी फंक्शन ये भी है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम स्टोर करके इजीली रख सकते हैं और फ्यूचर में काम आ सकता है, ख़राब नहीं होगा, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, जितनी थी उतनी। 10 रुपीज़ का नोट आज यूज़ कर लो, 10 साल बाद यूज़ कर लो, रहेगा 10 रुपीज़ का नोट, ठीक है। तो 10 रुपीज़ के नोट की वैल्यू कम नहीं होएगी। बात आई समझ। तो ये वाली बात आई कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है कि यूज़ टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर, ट्रांसफ़र करना परचेजिंग पावर को फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ़ीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई के फ़ीचर्स क्या होते हैं। कि हमने मनी सप्लाई पढ़ा था, इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी जो पब्लिक हेल्ड करती है, ठीक है। अब ये एक स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है। हमने पढ़ा था एक स्टॉक वेरिएबल होता है, एक फ्लो वेरिएबल होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसकी वैल्यू को डिटरमाइन करा जाए उसको क्या कहते थे, स्टॉक वेरिएबल। तो ये क्या है, स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। और इट इंक्लूड्स दी मनी सप्लाई विद पब्लिक ओनली। हमने कहा था कि जो पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास जो है हम उसी मनी की बात कर रहे हैं यहाँ मनी सप्लाई में। तो पब्लिक होती कौन है, पब्लिक का पैसा कौन सा होता है, तो मनी यूजिंग सेक्टर्स लाइक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म, जो मनी यूजिंग सेक्टर्स है, ना कि मनी
क्रिएटिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर में गवर्नमेंट आता है, बैंकिंग सेक्टर, अदर जो भी सेक्टर है सारे मनी यूजिंग सेक्टर्स हैं, तो वो उनका इंक्लूड होगा। मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स का कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको मत करना। जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, जो बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। जो लेकिन हमारा इंडिविजुअल्स के पास है, बिजनेस फंक्शन मनी है, वो इंक्लूड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं बस, एक करेंसी होता है और एक नेट डिमांड डिपॉजिट। करेंसी को हम सी भी कह देते हैं और नेट डिमांड डिपॉजिट्स को डी डी भी कह देते हैं। ठीक है, तो करेंसी क्या होता है? करेंसी सारे वो पेपर नोट्स, सारे वो कॉइन्स जो पब्लिक के पास है। पब्लिक की डेफिनेशन समझ आई कि वो इंडिविजुअल जिनके पास पैसे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं पैसे को, उसको कहते हैं पब्लिक। तो पब्लिक है, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो सब क्या है? करेंसीज हैं। सो इट एक्सक्लूड्स मनी विद द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें भी मनी नहीं आता वो वाला जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर के पास है, क्योंकि वो पब्लिक में इंक्लूड नहीं होता। बात ही समझ। और नेट डिमांड डिपॉजिट्स की मैं बात करूँ, जिसको हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं कहते। अगर देखो, सबसे पहले बता दूँ नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, यहाँ पर ही पब्लिक आ गया, विद कमर्शियल बैंक, दैट इज़ डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। जब हम बैंक में जाते हैं, अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें हम कुछ डिपॉजिट्स करते हैं, उन डिपॉजिट्स को नेट डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है, और इन सच डिपॉजिट्स को हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर इन डिपॉजिट्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब उसका मन करे तो वो उसको विड्रॉ। तो हम अपना करंट अकाउंट अपने कमर्शियल बैंक्स के साथ खुलवाते हैं, वहाँ से हम डिपॉजिट्स करते हैं, उन डिपॉजिट्स को नेट डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है, और वो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये डिपॉजिट्स इंटर बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड्स नहीं होते, इसमें इंक्लूड नहीं होते इंटर बैंक डिपॉजिट्स। क्या होते हैं इंटर बैंक? कि एक बैंक ने दूसरे बैंक में अपना कुछ डिपॉजिट कर दिया, वो वाले डिपॉजिट्स इस केस में नहीं इंक्लूड होते नेट डिमांड डिपॉजिट्स में। तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आया कि करेंसी होता है और नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, आओ बात करते हैं मेज़र ऑफ मनी सप्लाई इशूड बाय आरबीआई की। जो मेज़र्स हम कर सकते हैं मनी सप्लाई के लिए, वो आरबीआई ने इशू करें। क्या क्या वो इशू करें? तो एक नैरो मनी वो इशू करें, एक ब्रॉडर मनी इशू करें। नैरो मनी होता है M1 M2 और ब्रॉडर मनी होता है M3 M4। बात आई समझ। अब नैरो मनी M1 M2 होता है, तो M1 और M2 होता क्या है? तो M1 होता है करेंसी, दैट इज़ C, और प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स भी डाल गए, अदर डिपॉजिट। तो M1 होता है जो करेंसी है, जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स है, और सारे जो अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास है, उन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारा M1 दैट इज़ मेजर ऑफ मनी सप्लाई 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं M2। M2 क्या होता है? जो हमने M1 में कर दिया वो प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स में भी सेविंग्स पड़ी हैं, उनको भी ऐड कर देंगे M2 में आके, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, M3 में क्या आता है कि M1 M3 में क्या आता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक की। नेट टाइम डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है वो आ जाते हैं। इसमें M2 मत लिखाना, M1 लिख के आना, M1 आता है। और साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स आते हैं बैंक्स के साथ। क्या आते हैं? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। इतनी बात है। M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। इसमें NSC का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता। इतनी बात समझ आई आपको? अच्छे से समझ आई? पक्का? तो ये मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के जो इशू करे गए हैं बाय आरबीआई। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल टेंडर मनी क्या होता है। ठीक है, एक होता है लीगल टेंडर मनी। अब देखो, लीगल नाम से पता लग रहा है एक ये लीगल है, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये लीगल चीज़ है कि लीगली हम इसको कर सकते हैं। अगर ये इलीगल होती तो हम जेल भी जा सकते, लेकिन ये लीगल थिंग है तो हम कर सकते हैं इससे एक्सचेंज। तो ये इशू करती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री ही मनी को इशू करती है, तो गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी। इसकी पेमेंट या टेंडर, पेमेंट या इसको टेंडर को हम पेमेंट भी बोल सकते हैं। पेमेंट या टेंडर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय द लॉ एज अ सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट। हमारे ऊपर कोई भी कर्ज है, हम उसको ईजिली पे कर सकते हैं बाय पेमेंट ऑफ मनी। हम मनी को पे करके हम उस डेब्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एवरीवन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। तो एवरीवन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम। वो
निकाल नहीं सकते हो, कह नहीं सकते नहीं मैं तो ये पैसे नहीं लूँगा, मैं ये नोट नहीं लूँगा, नहीं कह सकते, वो इलीगल हो जाएगा। और वो रीपेमेंट भी कर सकते हैं डेब्ट की इससे एक्सेप्टेंस से, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस होगा, ठीक है। इसको लीगल टेंडर मनी को हम फिएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिएट। एज अ सर्व एज मनी बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ये हम इसको सर्व करते हैं मनी को एज अ ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने कहा है यूज़ करो तो हम कर सकते हैं, तो फिएट भी बोला जाता है। लीगल टेंडर मनी होता है लीगल पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। इतनी बात समझिए। एक होता है ऑप्शनल मनी। इट रेफर्स टू दैट नॉन लीगल टेंडर मनी विच इज़ यूज एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ये इलीगल है, सबसे पहली बात। इलीगल कह लो या नॉन लीगल कह लो, इलीगल का मतलब अलग होता है, नॉन लीगल का मतलब अलग होता है। आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नॉन लीगल कह सकते हैं, इलीगल नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल क्राइम वाली चीज़ नहीं है, बट नॉन लीगल है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा तो लीगल नहीं है, ये बस नॉन लीगल है, ठीक है। तो नॉन लीगल टेंडर मनी है ये, मतलब कि हम ट्रस्ट के बेसिस पे, फ्रेंड ने मेरे से लोन दिया और कुछ टाइम बाद पे करेगा, मनी की फॉर्म में कर रहा है, किसी और फॉर्म में कर रहा है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे मैंने उसको दे दिया था, ठीक है। तो वो ट्रस्ट के बेसिस पे जो हुआ है वो नॉन लीगल हो जाता है, वो गवर्नमेंट ने नहीं कह रखा, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आगे, तो इसमें मनी नहीं आया, इसमें चेक आ गया, इसमें ड्राफ्ट आ गया, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे होते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी बोला जाता है इनको। इसका और दूसरा नेम क्या होता है? फिड्यूशरी मनी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिड्यूशरी मनी। ऑप्शनल मनी समझ आए। तो यहीं पर हमारा जो है मनी चैप्टर जो था हमारा, वो हमने कवर कर लिया। मनी चैप्टर बस इतना ही है, बहुत इजी कंसेप्ट था, इसको अच्छे से रीड करना, नोट्स बनाना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली यूनिट जो है मनी एंड बैंकिंग यूनिट नंबर 6 की 5 to 6 मार्क्स की आ जाती है पेपर में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि बैंकिंग चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि ये हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम बैंकिंग चैप्टर को करेंगे, ठीक है। इसको वीडियो को बार बार देखना, आपको अच्छे से चीज़ों को समझ आने लगेंगी आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द न्यू